इस वीडियो में हम आरडब्ल्यूए की आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल को डेडिकेटेड जो बुक थी उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम इसके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे और आने वाली वीडियो में हम स्टैटिक जीके को कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य केवल कम समय में आपको ज़्यादा लाभ पहुंचाना है। तो आपका ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति यूरीमिया कहलाती है। आप नाम से इसको पता कर सकते हो। किडनी में क्या बढ़ रहा है? यूरिया बढ़ रहा है, यूरिया से यूरीमिया। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठा हो जाती है। यह यूरीमिया कहलाती है। यह एक खतरनाक स्थिति है जिसमें रोगी की किडनी के कार्य में कमी से जुड़े अपशिष्ट उत्पाद आपके रक्त में मूत्र और अपशिष्ट उत्पाद संचय के प्रभावों को संदर्भित करते हैं। यह पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है जिसमें किडनी ठीक से कार्य नहीं करती तथा यूरिया की अधिकता के कारण प्रभावित हो जाती है। इस रोग को यूरीमिया कहते हैं। जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन क्या कहलाते हैं? इन्हें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ये ऊर्जा के रसायन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी कहलाते हैं। इसमें उचित कार्य को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एटीपी सेलुलर स्तर पर उपयोग में भंडारण की ऊर्जा का एक स्रोत है। निम्न में से किस विधि में पुनर्योज डीएनए को जंतु कोशिका के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो वो होता है माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से। माइक्रो इंजेक्शन पुनर्योज विधि द्वारा डीएनए की जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है। इस विधि में पुनर्योज डीएनए को सूक्ष्म इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा इसके केंद्रक के निकट अंतःस्थापित करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन का प्रमुख उपयोग क्लोनिंग में, जीव विज्ञान एवं विषाणुओं के अध्ययन में और पुरुषों सब फर्टिलिटी के इलाज हेतु भी किया जाता है। डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वो ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है। डेक्सट्रोज एक स्टेराइल सॉल्यूशन है जिसे हमारे शरीर में सिरा के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है। यह हमारे शरीर को विभिन्न मात्रा में शर्करा युक्त तरल पदार्थ प्रदान करता है। जब हम पर्याप्त तरल पीने में असमर्थ होते हैं, डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से ग्लूकोज भी कहते हैं। पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण क्या कहलाता है? तो वो फोटोपीरियडिज्म कहलाता है। पौधों को दिन रात के प्रति संवेदन का गुण फोटोपीरियडिज्म कहलाता है। इसमें पौधों में पुष्पन की क्रिया के लिए दिन की एक निश्चित लंबाई की आवश्यकता होती है। पुष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक प्रकाश की समय अवधि या दिन और रात की अपेक्षित समय अवधि जो कि पुष्पन की क्रिया में उपयोगी है उसे दीप्ति काल कहा जाता है, जिसे फोटो पीरियड कहा जाता है। दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? तो दांत की ऊपरी चमकदार सतह जड़ कहलाती है। दांत की सबसे बाहरी चमकदार परत जड़ इनेमल की बनी होती है। इसमें मानव शरीर की सबसे कठोर ऊतक पाया जाता है। यह दांतों के दैनिक प्रयोग, काटने, चीरने, फाड़ने आदि के लिए बहुत उपयोगी होती है। इनेमल को दंतवल्क जड़ भी कहते हैं। द्वितीय जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सैपवुड के नाम से जाना जाता है। द्वितीय जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को सैपवुड के नाम से जाना जाता है। सैपवुड पेड़ों की द्वितीय लकड़ी की बाहरी जीवित परत है जो पेड़ के सिर तक पानी और खनिज के परिवहन से जुड़ी हुई है। इन्हें अर्लवर्म भी कहते हैं। अंडाशय के समीप स्थित नली या फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो वो वायु कोष्ठिका कहलाता है। अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का
भाग वायु कोष्ठिका कहलाता है। यह फैलोपियन नालिका का अंडाशय के निकट का वह भाग है जो कीप फनल के आकार का होता है। इंटसेंटिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्त्रावित करती है? तो वो गोबलेट कोशिका होती है। इंटसेंटिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में गोबलेट कोशिका म्यूकस का स्त्रावण करती है। गोबलेट कोशिका एक ग्रंथिल परिवर्धित उपकला ऊतक है जिसका प्रमुख कार्य म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करना होता है। गोबलेट कोशिकाएं आंत्रिय और श्वसन प्रणाली में पाई जाती हैं। इनके द्वारा स्रावित म्यूकस विभिन्न प्रकार की रासायनिक विकृति तथा श्वसन प्रणाली के बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवों पार्टिकुलेट मैटर को छानने का काम करती हैं। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बंट जाता है। यह क्या कहलाता है? यह रेडियल सममिति कहलाता है। किसी जीव का केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूपों में बंट जाता है। यह एक रेडियल सममिति कहलाता है। इस प्रकार की सममिति में जीव शरीर को किसी भी मध्य लंब अक्ष द्वारा दो समरूपों में विभाजित करते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा एकाइंड्रोमेटा प्राणियों में। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनो एक्सप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? तो वो साइक्लोस्पोरिन होता है। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनो एक्सप्रेसिव एजेंट के रूप में साइक्लोस्पोरिन जैव सक्रिय अणुओं का प्रयोग करते हैं। यह एक कैटसिनुरिन अवरोधक है जिसका उपयोग इम्यूनोप्रेसेंट दवा के रूप में किया जाता है। आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की सिरा रचनाएं पाई जाती हैं? द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की सिरा रेखा पाई जाती हैं? वो जाल वाली सिरा रचनाएं पाई जाती हैं। आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों में पत्तियों में जाल वाली सिरा रचना पाई जाती हैं। द्विबीजपत्री पौधे वे होते हैं जिनके भ्रूण बीज में दो बीज पत्र होते हैं, जैसे कि चना, मटर, सेम प्रमुख द्विबीजपत्री हैं ये। निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? तो वो वृक्क है। किडनी वृक्क आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। किडनी का मुख्य कार्य खून को शुद्ध करना और शरीर में पानी एवं क्षार का संतुलन कर मूत्र बनाना है। शरीर से मूत्र निकालने का कार्य मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र नालिका द्वारा होता है। स्त्री व पुरुष दोनों के शरीर में सामान्यतः दो किडनियां होती हैं। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का एक समस्थानिक है। ये सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिकों में से एक है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कोबाल्ट अपनी प्रकृति में स्थायी होते हैं, लेकिन कोबाल्ट 60 एक मानव निर्मित रेडियो समस्थानिक है जिसके व्यापारिक प्रयोग के लिए कोबाल्ट 59 के न्यूट्रॉन सक्रियन द्वारा तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग चिकित्सा संबंधी उपकरणों की स्वच्छता, चिकित्सीय रेडियोथेरेपी, कैंसर आदि के इलाज में प्रयोग किया जाता है। पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सरकार द्वारा तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में 23 राज्यों 337 जिलों को शामिल किया गया। इस क्रांति में भारत ने खाद्य तेलों व तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। भारतीय भोजन में प्रत्येक व्यक्ति वसा व तेल की वार्षिक उपलब्धता केवल 6 किलोग्राम है तथा विश्व की उपलब्धता औसतन 18 किलोग्राम है। बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षा परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो इन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं।
बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीन को एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। ये कोशिकाएं शरीर में एंटीबॉडीज़ के निर्माण के लिए सहायक होती हैं। लिम्फोसाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, एक तो टी सेल, बी सेल और एच सेल। लिम्फोसाइट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को किस रूप में जाना जाता है? उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम का उत्पादन रेशम के कीटों द्वारा किया जाता है, इसे सेरीकल्चर कहते हैं। अधिक मात्रा में रेशम उत्पादन करने के लिए रेशम कीटों को पालन किया जाता है। रेशम उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। वर्तमान में रेशम के उत्पादन में भारत, जापान, ब्राज़ील, रूस, फ्रांस, इटली आदि में किया जा रहा है। इन देशों में अधिक मात्रा में किया जा रहा है। व्यावसायिक रूप में इसकी 5 प्रकार की प्रजातियां हैं। सहतूती रेशम, गैर सहतूती रेशम, एरी या अरंडी रेशम, मूंगा रेशम, ओक तसर रेशम। फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो वो जायांग होता है। पादप पौधों में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं। पौधों के ये जनन अंग पुष्पों और फलों के भीतर पाए जाते हैं। पुष्प का नर अंग पुंकेसर और मादा का नर अंग जायांग होता। यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? तो उसे गाउट बोलते हैं, बात रक्त बोलते हैं। बात रक्त या गाउट एक प्रकार की गठिया आर्थराइटिस जिसमें दर्द या सूजन आती है। गाउट का निर्माण जोड़ों में एक पदार्थ से बने क्रिस्टल के निर्माण के कारण होता है, जिसे यूरिक एसिड कहा जाता है। यह पैर के अंगूठे से शुरू होता है। इसके कारण त्वचा में गांठें भी बन जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैकेराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ओलिगोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को साधारण शर्करा, शुगर और अशर्करा नॉन शुगर में बांटा गया है। ये 3 कारणों से होता है, एक तो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की बात करें जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, जाइलोज, कीटोज, लैक्टोज आदि आते हैं। वहीं ओलिगोसैकेराइड्स ये 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड्स के संगठित रूप से होते हैं और अणु HO से मिलकर बने होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स कई मोनोसैकेराइड यूनिट्स एलिकाइसोइडिक बॉन्ड से जुड़कर पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है। कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कोगलम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह तंतुओं का एक जाल होता है। किन तंतुओं का जाल होता है? तो ये फाइब्रिन्स का होता है। कट या चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का या कोगलम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह फाइब्रिन्स या फाइब्रिनोजन ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वर्गीकृत एक प्रोटीन का प्रकार है। यह लीवर में बनने वाले 13 जमावट कारकों में से एक है। यह रक्त क्लोट के निर्माण में सहायता करता है। यदि व्यक्ति को चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है। फिर फाइब्रिनोजन घुलनशील हो जाता है। पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपरन्यास। शीर्ष ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? तो वो मेलाटोनिन करती है। शीर्ष ग्रंथि या इसे ही पीनियल ग्लैंड कहते हैं। मनुष्य के पृष्ठवंश मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मेलाटोनिन को स्रावित करती है। जागने, सोने व मौसमी गतिविधियों का नियमन करने वाला हार्मोन होता है। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो वो जॉर्ज पैलेड ने की। राइबोसोम की खोज 1955 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेड ने की। इन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? उसे ऊतक विज्ञान कहते हैं।
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहलाता है। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, क्या कहलाता है? वो ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहलाती है। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, वह ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे कि घास से शुरू होकर घास, टिड्डे को पक्षीगण खाते हैं और पक्षियों को बाज आदि खा लेते हैं। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पोलिएम्ब्रोनी कहा जाता है उसे। पोलिएम्ब्रोनी के निम्न कारण हैं: भ्रूण में एक से अधिक अंडों का विकास तथा निषेचन होना, ओव्यूल बीजांड में बहुत सी भ्रूण थैलियां पैदा होना, सिनिजर्ड तथा एंटीपोडल से भ्रूण का विकास होना, सिनिजर्ड तथा एंटीपोडल कोसा ओव्यूल से वनस्पति भ्रूणों का पैदा होना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। विटामिन ए का रेटिनोल है। विटामिन सी का एस्कर्बिक अम्ल है। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है। विटामिन के का फ्लोक्विनोन है, फ्लोक्विनोन। मकड़ी का अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं मर्कटक विज्ञान, ऑर्कनोलॉजी कहते हैं जिसे, ऑर्कनोलॉजी। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो कुत्ते में 39 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 39 जोड़ी होती है। कबूतर में 40 होती है, मनुष्य में 23 होती है और घोड़ों में 32 होती है। ब्रीडिंग की वजह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो उसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी है जिसके प्रजनन के जरिए फसलों में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा दी जाती है। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है, क्या कहलाते हैं? वो डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहलाते हैं। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं, ये डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहलाते हैं। इन जानवरों में एंडोडर्म, एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म नामक 3 भ्रूणीय परतें मौजूद होती हैं। कुछ जंतुओं में कोशिकाएं 2 भ्रूण परतों ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर में व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। इन जंतुओं को डिप्लोब्लास्टिक जंतु कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक जानवर में मैस्ड अनुपस्थित होता है। फाइलम निडारिया और कैटनोफोरा में शामिल जानवर डिप्लोब्लास्टिक जानवर होते हैं। डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रतिलेखन। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो वो उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। एक अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार डाउन सिंड्रोम कहलाते हैं। इस विकार में व्यक्ति के शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास में देरी होती है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो 21वें अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। इसके लक्षण ये हैं कि छोटा सिर हो जाता है, चपटा चेहरा हो जाता है, छोटी गर्दन, पैदाइशी बीमारी, निकली हुई जीभ, जन्मजात हृदय रोग आदि। स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में पराग कणों का स्थान क्या है? वो परागण है। श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। कैसी श्वसन? तो वो वायवीय श्वसन, वायवीय या एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है?
तो वो है दूध। ये कुछ अम्ल है, उनके प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल है, इसका प्राकृतिक सिरका है। सिट्रिक अम्ल का संतरा है। टार्ट्रिक अम्ल का इमली है। ऑक्जेलिक अम्ल का टमाटर है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? मोलास्का। मोलास्का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने कर्टल फिश के लिए किया था। मोलास्का एक एककशुरेकी का दूसरा सबसे बड़ा संघ। इसकी लगभग 80,000 जीवित जातियां और लगभग 35,000 विलुप्त जातियां जीवाश्म के रूप में पाई जाती हैं। मोलास्का संघ का नामकरण जॉन्सटन नामक वैज्ञानिक ने 1960 ईस्वी में किया। जंतु का शरीर कोमल मुलायम कवच से ढका रहता है। मोलास्का में ज़्यादातर सदस्य समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में एवं स्थल पर भी पाए जाते हैं। ये कोमल शरीर वाले तथा मंद गति से चलने वाले जंतु होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि न्योपाइलिना, काइटिन, पाइला, हेलिक्स आदि। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो वो फाइलोटैक्सी कहलाती है। वैकल्पिक विपरीत लच्छेदार आधिकारिक तनों पर पत्तियों की विभिन्न व्यवस्थाएं मौजूद होती हैं। ऐसे पौधे जिनमें केवल एक पौधे पर केवल एक पत्ती होती है वैकल्पिक या कुंडली पत्ती कहलाते हैं। पत्तियों की विपरीत व्यवस्था में एक ही बिंदु पर दो पत्तियां विपरीत मौजूद होती हैं। उदाहरण के लिए कैलोट्रिप्स या अमरूद। मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक है? तो वो है अस्थि। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर ऊतक अस्थिमय ऊतक अस्थि ऊतक है। यह शरीर का आकार व सहारा प्रदान करता है, साथ ही शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। खोपड़ी को नितंबस्थि और कनपटी की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। अस्थि ऊतक में मज्जा, अंतरिस्त्रकला और पोरियोस्टियम तंत्रिकाएं, रक्त वाहिकाएं व उपास्थित शामिल हैं। वयस्क मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। शिशुओं में 275 से लेकर 306 तक अस्थियां होती हैं। श्वसन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ऊर्जा मुक्त करते हैं। कौन सा श्वसन? वो श्वसन है अनोक्सीय श्वसन। अनोक्सीय श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ऊर्जा प्रदान। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? वो हो क्लोरोफेनिकोल। क्लोरोफेनिकोल एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन होते हैं जिसका उपयोग कई गंभीर बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। यह नेत्र श्लेष्मशोथ के उपचार हेतु आँखों में मरहम के रूप में भी प्रयोग होता है। इसमें मेनिंजाइटिस, हैजा, प्लेग, टाइफाइड बुखार का इलाज करते हैं। इसका प्रयोग मुंह या इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है जब कोई अन्य एंटीबायोटिक प्रभावी तरीके से काम नहीं करता। इस संक्रमण के कारण बैक्टीरिया की वृद्धि के साथ कार्य करता है। पार्थिनोजेनेसिस वह घटना है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीवों बनाने के लिए विकसित होता है। एनिसिकेजन यही यानी कि पार्थिनोजेनेसिस प्रजनन की वह प्रक्रिया है जिसमें ओवम या मादा युग्म निषेचन के बिना ही भ्रूण तथा नए पादपों का विकास हो जाता है, जैसे शहद की मक्खियाँ, चींटियाँ, पक्षी आदि। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो उसका नाम है अमेरिकन कॉकरोच। पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो बाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा ये रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, एक छोटा छिद्र है। ये वे संरचनाएं हैं जो पत्तियों में एपिडर्मिस में पाई जाती हैं तथा बाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं। यह ज़्यादातर पौधों की पत्तियों के नीचे की सतह पर पाई जाती हैं। स्टोमेटा दो सॉसेज के आकार की गार्ड कोशिकाओं के आंतरिक दबाव के जवाब में खुलता व बंद होता है। इससे जब CO2 का स्तर सामान्य लगभग 0.03% से कम होता है तो गार्ड कोशिकाएं कठोर हो जाती हैं और स्टोमेटा बढ़ जाता है।
इसका कार्य होता है CO2 ग्रहण करने की अनुमति देने के लिए, बाष्पीकरण के कारण पानी की हानि को सीमित करने के लिए। पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो वो स्रावित करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पास पीयूष ग्रंथि का पश्च, जिसे न्यूरोहाइपोफिसिस पर्सिनवोर्सा कहा जाता है, यह ऑक्सीटोसिन छोड़ता है। ऑक्सीटोसिन को हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इसे अक्षीय रूप से न्यूरोहाइपोफिसिस में ले जाया जाता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य तथा उनके संकुचन को उत्तेजित करता है। महिलाओं में बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय के एक जोरदार संकुचन और स्तन ग्रंथि से दूध के निकलने को उत्तेजित करता है। इस कारण इसे जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। जन्म हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक हैं तथा इन्हें एक जर्मन चिकित्सक थे। इन्होंने 1876 में एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की। इनको 1905 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। सूक्ष्म जैविकी का जनक कौन है? सूक्ष्म जैविकी का जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को सूक्ष्म जैविका का जनक माना जाता है। एंटोनी ने पौधों की शारीरिक रचना की नींव रखी और पशुओं के प्रजनन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। एंटोनी वॉन नीदरलैंड के डेलफेट में पैदा हुए एक सूक्ष्मदर्शी और जीव विज्ञानी थे। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। इन्होंने वर्ष 1676 में सूक्ष्म जीवों के साथ प्रयोग किया तथा उनका अवलोकन किया। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को 20 गुना से बढ़ाकर इन्होंने 27 गुना कर दिया। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकाएं लंबी आकृति हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। तो वो क्या होती है? मूल रोम एपिडर्मी कोशिका। मूल रोम जड़ की बाह्य त्वचा पर अतिवृद्धि के रूप में पैदा होता है। मूल रोम जड़ की एपिब्लेमा की जिन कोशिकाओं से पैदा होते हैं उन कोशिकाओं को ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। मूल रोम मृदा से जल व खनिज अवशोषण का कार्य करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती हैं? तो ये कोर्टिसोल स्रावित करती हैं। कोर्टिसोल स्टेरॉयड हार्मोन में से एक है। एड्रिनल ग्लैंड द्वारा इस हार्मोन का निर्माण होता है। शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में कोर्टिसोल रिसेप्टर्स होते हैं। इस हार्मोन का स्रावन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड व एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वो हिप्पोक्रेटस हैं। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। यह एक यूनानी चिकित्सक थे। हिप्पोक्रेटस ने बीमारियों के बारे में गलत धारणाओं को खत्म कर दिया। उनका मानना है कि मनुष्य भगवान की इच्छा या प्रतिशोध के कारण बीमार नहीं हुआ, बल्कि मानव रहस्यमय आत्माओं के उप उत्पाद के रूप में पर्यावरण में छिप गया है, लेकिन भौतिक अस्तित्व में प्रवेश के कारण बीमार हो गया है। हिप्पोक्रेटस सिद्धांत ने यह प्रतिपादित किया कि 4 हास्य संतुलित होने पर बीमारी से पीड़ित होते हैं। 4 द्रव्यों में काला पित्त, पीला पित्त, रक्त और कफ होता है। माना जाता है कि 4 हास्य पृथ्वी के 4 तत्व से जुड़े हैं और मानव के स्वभाव को निर्धारित करते हैं। ऊपरी और निचली एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं। वो मेसोफिल कहलाते हैं। मेसोफिल ऊपरी व निचली एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक होते हैं। यह पर्ण मध्योतक पत्ती की 2 एपिडर्मल कोशिका परतों के बीच स्थिर आंतरिक जमीनी ऊतक हैं। ये 2 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बने हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है? तो वो गुर्दे हैं। गुर्दे यानी कि किडनी का कार्य है खून का शुद्धिकरण करना, अपशिष्ट उत्पादों को निकालना, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखना, खून के प्रेशर को कंट्रोल करना, ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करना,
रक्त कणों के उत्पादन में सहायता करना। अधिरक्तस्राव एक अनुवांशिक अव्यवस्था है जिसके कारण क्या होता है, तो जिसके कारण रक्त का आतंचन न होना होता है। रक्त का आतंचन न होना यानी कि रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं बन पाता। इसमें जब खून ठीक से नहीं जम पाता तो चोट लगने के बाद शरीर के बाहर या अंदर बहुत ज़्यादा खून बहता है। इसे हीमोफीलिया या अधिरक्तस्राव कहते हैं। सामान्य जुखाम के उपचार के लिए दिया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो वो विटामिन सी होता है। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाओं में विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये एक समसूत्री विभाजन कहलाती है। समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं। इसमें जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग टाइफाइड है। टाइफाइड बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। बैक्टीरिया से होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां निम्न हैं, जैसे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टीबी, कोलेरा, फूड पॉइजनिंग। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है, तो वो बनती है अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म यानी कि वर्णकहीनता त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है। अल्बिनिज्म त्वचा रंजकता का एक विकार है जो सभी जातियों व दुनिया भर के लोगों में होता है। यह कई दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के कारण होता है। इसमें त्वचा के हाइपोपिगमेंटेशन मेलानिन की असामान्य रूप से कम मात्रा पैदा करने के अलावा कम दृष्टि वाली आंखों को भी प्रभावित करता होता है। अल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को सनबर्न और त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। तेज धूप के कुछ मिनट भी गंभीर सनबर्न का कारण बन सकते हैं। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। फाइलम कोलेंट्रेट का आधुनिक नाम क्या है, तो उसका आधुनिक नाम है निडारिया। दूध में रोगाणु की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे पाश्चुरीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहते हैं जो अपने हार्मोन को सीधे रक्त धारा से छोड़ते हैं, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि तक पहुंचती हैं। इससे हार्मोन का कनेक्शन होता है। यह हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न हैं: पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्त ग्रंथि एडिनल ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को, अपटुका ग्रंथि जिसे थायराइड बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड, उपाबटुका यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि। मानव आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, तो वो आइरिस करता है। आइरिस आंख के सामने रंगीन ऊतक जिसके केंद्र में पुतली होती है। आइरिस आंख में कम या ज़्यादा रोशनी देने के लिए पुतली के आकार को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका प्रमुख कार्य पुतली के व्यास को परिवर्तित करना। आइरिस आंख को रंग प्रदान करता है। भूरी आंख या नीली आंख ये सब आइरिस की वजह से होती है। मानव कोशिका के न्यूक्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जो 46 गुणसूत्रों के बराबर होते हैं। इसमें एक कोशिका में 22 जोड़े कायसूत्र और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र का नाम डब्ल्यू बाल्डेयर द्वारा 1888 में दिया गया। एफ्थे एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किस कारण होता है, तो वो वायरस के कारण होता है। पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है, तो वो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के कारण बढ़ शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। इसे पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक विभाज्य ऊतक,
एक स्थायी ऊतक। और विभाज्य ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, एक शीर्ष विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक और अंतर्वेशी। शीर्ष विभाज्य ऊतक जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है, यह ऊतक पादप के शीर्ष भाग, तना और जड़ों की कोशिका में पाया जाता है। यह ऊतक पौधों की प्राथमिक वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। इस ऊतक का निर्माण प्राथमिक विभाज्य ऊतक के द्वारा होता है। मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज के रूप में विकसित होता है, तो वो मादा शिशु के युग्मज के रूप में विकसित होता है। नर के जो शुक्राणु के गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं और मादा के शुक्राणु एक्स एक्स होते हैं। एक बच्चे पैदा होने के लिए एक शुक्राणु नर का अगर एक्स है और महिला का तो एक्स ही आएगा। तो जब एक्स एक्स बन जाता है तो एक्स एक्स से क्या बनता है, मादा बनती है। तो ये यही कह रहा है कि अगर आदमी ने भी एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ये मादा शिशु बनेगा। अगर ये बाई छोड़ेगा और मादा का एक्स आएगा, मादा का तो एक ही है एक्स ऑप्शन और कोई है ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, ये पुरुष बन जाएगा। पुरुष नहीं, नर शिशु बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता, तो वो हेपेटाइटिस ए बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता बल्कि ये वायरस द्वारा होता है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। आंत्र ज्वर जिसे हम टाइफाइड बोलते हैं जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। टीबी तपेदिक ये भी जीवाणु से होता है। और हैजा भी जीवाणु बैक्टीरिया से ही होता है। मानव की आवाज़ का उत्पादन किस में कंपन के कारण होता है, तो वो स्वर रज्जु में कंपन के कारण होता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है, इंसुलिन पैदा करती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि पेट के पीछे स्थित पाचन तंत्र का एक अंग है तथा ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। अग्नाशय एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। इंसुलिन एक पेप्टोइड हार्मोन है जो अग्नाशय के आइलेट कई बीटा कोशिका के द्वारा बनता है। यह ग्लूकोज को कोशिका में जाने की अनुमति देता है तथा उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स नहीं आते, तो किस में नहीं आते, वो प्रोकैरियोटिक्स में नहीं आते। महिला में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं, तो वो एक्स एक्स हैं, पुरुष में एक्स वाई हैं। जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है, कोलरा एक जल जनित बीमारी है। कोलरा जिसे हैजा एक जल जनित बीमारी है। हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या पानी पीने के कारण होने वाला आंत संबंधी संक्रामक रोग है। साधारण यह ब्रिबियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण होता है। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं। कैसे बचते हैं, वो दुगने कम बराबर अधिक, तो वो बराबर बचते हैं। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बराबर बचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डीएनए का एक कार्यात्मक भाग है, तो वो वंशाणु है। वंशाणु डीएनए का एक कार्यात्मक भाग है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने की। इस उपलब्धि के लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो वो पैरासीटामोल एक एंटीबायोटिक नहीं है। लेकिन पेनिसिलिन, स्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन ये सब क्या हैं, एक एंटीबायोटिक हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, तो उससे क्वेश्चन ऑप्शन से ही पता चल रहा है, उन्हें रोगजनक कहा जाता है। ये रोगजनक जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं। ये साल्मोनेला है जो भोजन की विषाक्तता पैदा कर सकता है। कोई वायरस राइनो वायरस है जो आम सर्दी को कारण बनता है। एक कवक है, कवक टीनिया पेडिस कवक, जो
एथलीट फुट का कारण बनता है। परिजीवी की बात करें तो जियार्डिया इंटेस्टाइनलेस जो दस्त का कारण बनता है। गलगंड किस ग्रंथि का एक रोग है? तो वो थायराइड का है। थायराइड ग्रंथि का एक रोग है गलगंड, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं। इस घेंगा के रोग में हाइड्रोलिक ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है, इसमें सूजन आने लगती है। इसका प्रमुख कारण आयोडीन की कमी है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि की कार्य क्षमता कम या ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर सामान्य भी रह सकती है। यदि घेंगा काफ़ी बड़े आकार का होता है तो छूने से घुटन महसूस होती है तथा सांस में भी दिक्कत आती है। निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो डेंगू वायरस का वाहक मादा एडीज मच्छर है। निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? तो वो जैविक उर्वरक विधि है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ओस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ओस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है। इसका उपयोग भोजन में नमक मिलाकर खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, जेली आदि को फंगल और जीवाणु संक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है। जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गर्दन में स्थित होती है। यह दो हार्मोन थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरिन को स्रावित करती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय प्रणाली और कंकाल को नियंत्रित करती है। थायरोक्सिन एक निष्क्रिय रसायन है और यकृत और गुर्दे एक सक्रिय रसायन में परिवर्तित करते हैं, जिसे ट्राईआयोडोथायरिन कहा जाता है। आयोडीन व सेलेनियम सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए उपयोगी होते हैं। हेपेटाइटिस का परिणाम क्या है? हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित, लीवर से संबंधित बीमारी। हेपेटाइटिस 4 वायरस हैं हेपेटाइटिस के: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई। पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि इसे कहा जाता है। यह मस्तिष्क से प्राप्त जानकारी का उपयोग शरीर की अन्य ग्रंथियों को निर्देशित करने के लिए करती है। यह ग्रंथि हाइपोथैलेमस नामक मस्तिष्क क्षेत्र द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक पतली नाजुक संवहनी संबंध द्वारा जुड़ा होता है, जिसे पिट्यूटरी आधार कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि अग्रभाग और पश्चभाग दोनों से हार्मोन स्रावित करती है। देवी चेचक का टीका किसने विकसित किया? देवी चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने विकसित किया। एडवर्ड जेनर ने चेचक देवी का टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर को प्राय इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती? चेचक वायरस के कारण होती है, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होती है, खसरा वायरस के कारण होती है, विसुचिका वायरस के कारण नहीं होती। विसुचिका हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? तो वो XY होते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियोसिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियोसिन है। B2 का नाम राइबोफ्लोविन है। B1 का नाम थायमिन है। A1 का नाम रेटिनोल है। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? तो वो फौना कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षियों एवं जंतुओं को सम्मिलित रूप से प्राणिजात फौना कहा जाता है। कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कैट में 19 जोड़े होते हैं। वहीं कुत्ते में 39 जोड़े,
बिल्ली में 19 जोड़े, घोड़े में 32 जोड़े, मनुष्य में 23 जोड़े, गेहूं में 21 जोड़े, मेंढक में 13 जोड़े और कबूतर में 40 जोड़े होते हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहा जाता है? उसे ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? तो वो बैक्टीरियल के कारण होता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। इस बीमारी का प्रभाव फेफड़ों पर सबसे अधिक पड़ता है। यह बीमारी हवा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में मौजूद एक झिल्लीबद्ध अंग है। यूकैरियोट्स में आरबीसी में कोई नाभिक नहीं होता। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वो ब्लड प्रेशर मापने की एक मशीन है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों के अध्ययन से संबंधित है तो उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। डर्मेटोलॉजी स्किन से संबंधित होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंग के बिजली घर के रूप में कार्य करता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह अंग है जिसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। इसमें कोशिकीय श्वसन होता है। न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरो हार्मोन के निर्माण में मदद करते हैं। विटेलोजेनेसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम पीतक यौग को घना व घुलनशील बनाता है। बायोलॉजी का भी पोर्शन हम समाप्त कर चुके हैं। अगली वीडियो हमारी स्टैटिक जीके से रिलेटेड होगी जो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आपको लगे अच्छा है तो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।